क्या होता है जब एक घमंडी लड़की अपनी दौलत का रौब दिखाती है। शिवांश सूर्यवंशी उसे ऐसा सबक सिखाता है कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी, और वो भी बिना अपनी जेब से एक भी सिक्का खर्च किए। आज की कहानी में देखिए कैसे अवनी के एक इशारे पर नीलामी का पूरा खेल पलट गया। अब आगे, मुझे मेरे लिए। समर चौहान ने अविश्वास से आंखें फाड़ कर देखा, ये कैसे हो सकता है, इतनी कीमती औषधि जब मैं दे रहा हूं तो चुपचाप रख लो। इससे पहले कि अवनी चौहान कुछ बोल पाती, शिवांश सूर्यवंशी ने सफ़ेद जैद की दवा की बोतल समर की बाहों में थमा दी और दांत पीसते हुए कहा, इसे लो और टॉफ़ी की तरह खाओ। जो बच जाए उसे फेंक देना। याद रखना, युवराज जय तुम्हारी बहन का कर्जदार है और वह इसी लायक है। समर ने मुश्किल से अपना थूक गटका। उन्नति औषधि, 10 गोलियां, 20,000 चांदी के सिक्के। उसका हर निवाला चांदी के सिक्कों की खनक जैसा था। वह अपनी जिंदगी में कभी इतना खर्चीला नहीं रहा था। 3 गोलियां उसे 7वें स्तर की फ्रेंसी क्यूई तक पहुंचाने के लिए काफ़ी थीं। बाकी बची 7 गोलियों को वह बेच सकता था, किसी को दे सकता था, या अपनी मर्जी से फेंक भी सकता था। तसक तसक। दूसरी बोतल की नीलामी और जियांग युनलियू की बेचैनी। अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार की पहली मंजिल पर नीलामी अभी भी जोरों पर थी। उन्नति औषधियों की दूसरी बोतल की नीलामी शुरू होती है। शुरुआती कीमत अभी भी 3,000 चांदी के सिक्के है। 4,000 चांदी के सिक्के, 5,000 चांदी के सिक्के, 6,000 चांदी के सिक्के, 6,500 चांदी के सिक्के। मैं 10,000 चांदी के सिक्के दूंगी। जियांग युनलियू की दृढ़ आवाज़ नीलामी हॉल में फिर से गूंज उठी। वह थोड़ी घबराई हुई दिख रही थी। उसका शरीर तनाव में था, उसकी पीठ थोड़ी आगे की ओर झुकी हुई थी, उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं, और वह प्रबंधक जी बाई के हाथ में उन्नति औषधि को टकटकी लगाए देख रही थी। चून की पहली बोतल युवराज जय को भारी कीमत पर बेची गई थी, इसलिए वह दूसरी बोतल के लिए कोई बोली नहीं लगाएंगे। इसलिए इस बार उसे हर हाल में इसे हासिल करना ही होगा। 11,000 चांदी के सिक्के। आगे की पंक्ति में बैठे नंबर 1 परिवार के युवा मालिक बाई क्यूई ने एक बार कीमत बढ़ाई। जियांग युनलियू ने दांत पीसे, मन पक्का किया और एक और कीमत पेश की, 12,000 चांदी के सिक्के। बाई क्यूई ने अपना सिर घुमाया, जियांग युनलियू को उदासीनता से देखा, और ये देखकर कि यह वह थी, उसने कीमत बढ़ाना बंद कर दिया। कुलपति जियांग की पोती और राजकुमार शौर्य की मंगेतर बाई क्यूई को लगा कि जियांग युनलियू के साथ बहस करना उचित नहीं है, इसलिए उसने हार मान ली और अगली बोतल का इंतजार करने लगा। एक रहस्यमयी आवाज़ और सिक्कों का खेल। जियांग युनलियू की खुशी का ठिकाना नहीं था। ठीक जब उसे लगा कि वह 11,000 या 12,000 चांदी के सिक्कों में उन्नति औषधियों की दूसरी बोतल प्राप्त कर लेगी, तभी दूसरी मंजिल के एक प्रतिष्ठित निजी कमरे से एक गहरी और आकर्षक आवाज़ आई। 15,000 चांदी के सिक्के। जियांग युनलियू के माथे की नसें फूल गईं और उसने लगभग अपने होंठ को खून निकलने तक काट लिया। ये कौन है? क्या फिर से कोई कीमत बढ़ा रहा है? युनलियू, क्यों न हम हार मान लें? कुलपति जियांग ने बगल से सलाह दी। हालांकि आज केवल 5 बोतलें नीलाम की जा रही हैं, और हो सकता है कि तुम पहली या दूसरी बोतल न पा सको, लेकिन अभी भी 3 और बाकी हैं। शायद बाद में कीमत कम हो जाए। हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। जियांग युनलियू ने दांत पीसे। कौन जानता है कि अगली 3 बोतलों के साथ कैसी मुसीबत खड़ी हो जाए। पहली नीलामी में 5 बोतलें शामिल थीं। यह एक नियम था जिसका अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार तब पालन करता है जब वह कोई नया उत्पाद लॉन्च करता है। अगर उसे इसे फिर से खरीदना है तो ये कम से कम 10 दिन बाद होगा। 16,000 चांदी के सिक्के। जियांग युनलियू उन्नति औषधि का उपयोग करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके पास कड़वा घूंट पीकर कीमत बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर उसके पास पर्याप्त बचत नहीं है तो वह अपने दादाजी से और मांग सकती है। 16,001 चांदी के सिक्के। दूसरी मंजिल के निजी कमरे से वह रहस्यमयी आवाज़ फिर से आई, जो जानबूझकर जियांग युनलियू का विरोध कर रही थी। वृद्धि बहुत अधिक नहीं थी, केवल एक चांदी का सिक्का। जियांग युनलियू आग बबूला हो गई और उसने तुरंत कहा, 17,000 चांदी के सिक्के। दूसरी मंजिल के निजी कमरे से फिर से उस आकर्षक युवक की आवाज़ गूंजी, 17,001 चांदी के सिक्के। जियांग युनलियू गुस्से से कांपने लगी, हार मानने से इनकार करते हुए बोली, 18,000 चांदी के सिक्के। 18,001 चांदी के सिक्के। दूसरी मंजिल के निजी कमरे में बैठे रहस्यमयी अतिथि ने महज एक और सिक्का जोड़ दिया, जो स्पष्ट रूप से जानबूझकर जियांग युनलियू को चिढ़ाने के लिए किया जा रहा था। क्या जियांग युनलियू इस उकसावे में आकर अपनी सारी दौलत लुटा देगी, या ये रहस्यमयी बोली लगाने वाला कोई पुराना दुश्मन है? जियांग युनलियू ने अपनी मुट्ठी कस ली, उसके नाखून उसके ही मांस में धंस रहे थे। 20,000। मुझे नहीं लगता कि तुम फिर से बोली बढ़ाओगे। दूसरी मंजिल के 10वें वीआईपी कमरे में शिवांश सूर्यवंशी खिड़की के सहारे खड़ा था। उसके हाथ बंधे हुए थे, होठों पर एक शरारती मुस्कान थी, और उसने खुशी खुशी फिर से कीमत बढ़ा दी। 20,001 चांदी के सिक्के। 21,000 चांदी के सिक्के।
21,001 चांदी के सिक्के। नीच इंसान। 22,000 चांदी के सिक्के। जियांग युनलियू पूरी तरह से गुस्से में पागल हो चुकी थी, उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसका जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था। दूसरी मंजिल के वीआईपी कमरों का डिज़ाइन बहुत अनूठा था, जिसमें विशेष काले रत्न से बनी फर्श से छत तक की खिड़कियां थीं। अंदर बैठे मेहमान नीचे का नज़ारा साफ देख सकते थे, जबकि पहली मंजिल के मेहमान ऊपर देखने पर भी केवल अंधेरा ही देख पाते थे। जियांग युनलियू की गर्दन ऊपर देखते देखते लगभग दर्द करने लगी थी, लेकिन वह अभी भी यह नहीं देख पा रही थी कि कौन सा नीच इंसान जानबूझकर उसके खिलाफ जा रहा था। 22,001 चांदी के सिक्के। शिवांश सूर्यवंशी की इत्मीनान भरी आवाज़ एक बार फिर तैरती हुई आई। 25,000 चांदी के सिक्के। जियांग युनलियू को अब कोई परवाह नहीं थी। भाड़ में जाए कीमत, वह बस जीतना चाहती थी। उस आदमी को किसी भी कीमत पर हराना चाहती थी। शिवांश सूर्यवंशी ने अपने लिए चेरी वाइन का एक गिलास डाला, एक घूंट लिया और शांति से कहा, 25,001 चांदी के सिक्के। 30,000 चांदी के सिक्के। जियांग युनलियू लगभग पागलों की तरह चिल्लाए। अंततः दूसरी मंजिल से उस आदमी की आवाज़ आनी बंद हो गई। हा हा हा। जियांग युनलियू ने जीत की खुशी में हंसते हुए कहा, मैं जीत गई। मैं आखिरकार जीत गई। जीत की भारी कीमत और सरेआम शर्मिंदगी। जल्द ही अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार के कर्मचारियों ने उन्नति औषधि की दूसरी बोतल जियांग युनलियू को सौंपी और भुगतान करके हस्ताक्षर करने को कहा। जब जियांग युनलियू ने बिल देखा तो उसे देर से एहसास हुआ कि उसने गुस्से में क्या कर दिया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बेहद शर्मिंदा दिखी। उसने मदद के लिए कुलपति जियांग की ओर देखा। दादाजी, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। क्या आप कृपया। कुलपति जियांग का चेहरा गुस्से से राख जैसा हो गया। उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा, युनलियू, तुम सच में खुद का मजाक उड़ा रही हो। तुम उस औषधि को 10,000 सिक्कों से कम में खरीद सकती थी, लेकिन तुमने जिद और आवेग में आकर इसे जीतने के लिए 30,000 चांदी के सिक्के खर्च कर दिए। कितनी खर्चीली औरत हो। जियांग युनलियू ने अपना पर्स टटोला, जिसमें केवल 15,000 चांदी के सिक्के थे, जो बिल चुकाने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं थे। दादाजी, मैं गलत थी। कृपया मुझे 15,000 चांदी के सिक्के दे दें। इसे अपनी पोती को दिया गया कर्ज समझें, मैं भविष्य में आपको ज़रूर चुका दूंगी। ये कितनी शर्मिंदगी की बात थी। नीलामी हॉल में हज़ारों लोग उसे ही घूर रहे थे। ये लो। कुलपति जियांग ने 15,000 चांदी के सिक्के निकाले, उन्हें जियांग युनलियू की ओर फेंका और नीलामी आधी होने से पहले ही गुस्से में वहां से चले गए। जियांग युनलियू की सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। भीड़ की नज़रें उसे कांटों की तरह चुभ रही थीं। उसने जल्दी से भुगतान किया, उन्नति औषधि की दूसरी बोतल ली और जल्दबाजी में वहां से निकल गई। जाने से ठीक पहले वह पलटी और दूसरी मंजिल के वीआईपी कमरा नंबर 10 की काली खिड़की को घूर कर देखा। उसे बस पता न चलने पाए कि वह कौन सा कमीना था। शिवांश का असली खेल। ओह माय, उसकी गुस्से से भरी छोटी आंखों को देखो, वे कितनी मनमोहक हैं। हा हा। शिवांश सूर्यवंशी ने जियांग युनलियू को जाते हुए देखा और एक चालाक लोमड़ी की तरह मुस्कुराया। अवनी चौहान भी हंस पड़ी। तुम सच में खेल खेलना जानते हो। क्या जियांग परिवार की उस लड़की ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? यह आदमी सच में दुष्ट योजनाओं से भरा था, उसकी चालाकी और क्रूरता का कोई स्तर नहीं था। शिवांश सूर्यवंशी ने अपना सिर घुमाया, उसकी खूबसूरत तीखी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने कहा, जियांग युनलियू राजकुमार भार्गव की शिष्या है। उनके बीच गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत अच्छा है। राजधानी की इस तथाकथित नंबर 1 प्रतिभाशाली महिला को बस थोड़े से उकसावे के साथ उसके असली कुरूप रूप में लाया जा सकता है। अवनी चौहान ने ताली बजाई और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है। 30,000 चांदी के सिक्के जियांग युनलियू के लिए सच में एक बहुत बड़ी चपत है। हे। शिवांश सूर्यवंशी की मुस्कान और गहरी हो गई। मुख्य बात यह है कि उसने सच में खुद को बहुत शर्मिंदा कर लिया है। उसे बहुत अच्छी तरह याद था, राजकुमार भार्गव की हवेली में राजधानी की इस तथाकथित सबसे प्रतिभाशाली महिला ने उसे बर्बाद करने की कोशिश कैसे की थी। अवनी चौहान ने अपनी भौहें उचकाईं और पूछा, जब तुम इतनी लापरवाही से कीमत बढ़ा रहे थे, तो क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं लगा कि जियांग युनलियू अचानक पीछे हट सकती है और तुम भारी कीमत का भुगतान नहीं कर पाओगे? मैं किस बात से डरूं? शिवांश सूर्यवंशी ने लापरवाही से कंधे उचकाए। एक नंगे पैर वाले को जूते पहनने वाले से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं कंगाल हूँ। बहुत बुरा हुआ तो मैं बस प्रबंधक जी बाई से वह औषधि वापस लेने को कह दूंगा। अवनी चौहान ने उसे गहरी नज़र से देखा। वैसे भी प्रबंधक जी सच में तुमसे पैसे तो नहीं लेंगे, है ना? शिवांश सूर्यवंशी ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। तुमने ही तो वह उन्नति औषधि बनाई है, इसलिए जाहिर है कि जी बाई मुझसे पैसे नहीं लेंगे। अवनी चौहान के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि प्रबंधक जी तुमसे डरते हैं। वह मुझसे ज़्यादा तुम्हें महत्व देते हैं। शिवांश सूर्यवंशी की नज़रें भटकने लगीं। ये तुम्हारा वहम होगा।
उसने तुरंत अपना मासूमियत भरा नाटक शुरू कर दिया। नीलामी का समापन और भारी मुनाफा। नीलामी अभी भी जारी थी। पहले दौर में नीलाम की गई 5 बोतलों में से 2 पहले ही क्रमशः 20,000 और 30,000 चांदी के सिक्कों की भारी कीमत पर बिक चुकी थीं। बाकी की 3 बोतलों का परिणाम कुछ इस तरह रहा। तीसरी बोतल, इसे बगल के दूसरे निजी कमरे वाले ने 18,000 चांदी के सिक्कों में खरीदा। चौथी बोतल, इसे अग्नि साम्राज्य के एक प्रसिद्ध धनी व्यापारी ने 15,000 चांदी के सिक्कों में खरीदा। पांचवीं बोतल, इसे नंबर 1 परिवार के युवा मालिक बाई क्यूई ने 12,000 चांदी के सिक्कों में खरीदा। जो लोग बोली जीतने में विफल रहे वे सभी पछतावे से भर गए और पूछने लगे कि उन्नति औषधियां फिर से कब उपलब्ध होंगी। प्रबंधक जी बाई ने उत्तर दिया, अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार के नियमों के अनुसार नीलामी समाप्त होने के 7 दिन बाद एक 700 औषधियां बिक्री के लिए जारी की जाएंगी। हमें उम्मीद है कि आप उस समय यहां जरूर आएंगे। नीलामी का मुख्य उद्देश्य ब्रांड जागरूकता पैदा करना, बाजार का अध्ययन करना और कीमतों का आकलन करना होता है। नीलम के आभूषणों का विज्ञापन और युवराज का नाम छिपाना। नीलामी समाप्त होने के बाद कई लोगों ने अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार के कर्मचारियों से पूछा कि उन्होंने अपने हाथों, कमर और गर्दन पर पहने हुए नीले आभूषण कहां से खरीदे हैं। उन्होंने कहा कि वे बहुत सुंदर हैं और क्या वे भी औषधि भंडार के ही उत्पाद हैं, क्योंकि वे भी उन्हें खरीदने के इच्छुक थे। इसके जवाब में प्रबंधक जी बाई हंसे और बोले, ये कोई कीमती आभूषण नहीं है, ये सब नीलम से बने हैं। नीलम, ये कैसे संभव है? सवाल पूछने वाली राजकुमारी लावण्या थी, जो आश्चर्यचकित दिख रही थीं। लेकिन ये बहुत ही सुरुचिपूर्ण और उच्च श्रेणी का लग रहा है। प्रबंधक जी बाई मुस्कुराए और कहा, ये नीलम के आभूषण हमारे भंडार में नहीं बेचे जाते। इन्हें मेरे मालिक ने कहीं और से खरीदा था और हम सेवकों को उपहार में दिया है। राजकुमारी लावण्या को अचानक एहसास हुआ, तो यह अनंत ब्रह्मांड साम्राज्य के महामहिम राजकुमार की पसंद है। जल्द ही लोगों की भीड़ जी बाई के इर्द गिर्द जमा हो गई और उन्हें घेरकर नीलम के आभूषणों के बारे में सवाल पूछने लगी। क्या सच में अनंत ब्रह्मांड साम्राज्य के राजकुमार को ये पसंद आया है? क्या शाही राजकुमार खुद भी इसे पहनते हैं? कहा जाता है कि अनंत ब्रह्मांड साम्राज्य के 7 राजकुमार असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और सुंदर हैं, इसलिए उनकी पसंद बेदाग होनी चाहिए। ओह, कितनी अफसोस की बात है। मुझे आश्चर्य है कि मैं ऐसे उत्तम आभूषण कहाँ से खरीद सकती हूँ। हर कोई अपनी अपनी टिप्पणियां कर रहा था, लेकिन जी बाई बस मुस्कुराते रहे और चुप रहे। यह विज्ञापन एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गया था। शिवांश सूर्यवंशी ने सख्त निर्देश दिया था कि इस मामले में युवराज जय का नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वीआईपी कमरा नंबर 10 के अंदर अवनी चौहान खड़ी हुई, फर्श से छत तक फैली काली खिड़कियों के पास गई और पहली मंजिल के शानदार नज़ारे को देखा। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। प्रतिक्रिया काफ़ी अच्छी लग रही है। शिवांश सूर्यवंशी ने अपनी तीखी आंखों को खतरनाक तरीके से सिकोड़ा और सीधे अवनी चौहान को घूरते हुए पूछा, तुम युवराज जय की इतनी मदद क्यों कर रही हो? क्या होगा अगर वह सड़ी हुई लकड़ी का एक टुकड़ा निकले जिसकी बिल्कुल मदद नहीं की जा सकती? तब तुम क्या करोगी? अवनी चौहान ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे अपने फैसले पर भरोसा है। युवराज न तो सड़ी हुई लकड़ी का टुकड़ा है और न ही कोई मासूम सफ़ेद खरगोश। अगर इतनी मदद के बाद भी वह सत्ता में नहीं आ सका तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, शिवांश सूर्यवंशी ने गंभीर स्वर में कहा। अवनी चौहान ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उनका समर्थन करना हम दोनों के लिए अच्छा है। उसे काफ़ी हद तक अंदाज़ा था कि क्या चल रहा है और उसे इस आदमी की असली पहचान का भी काफ़ी हद तक आभास हो गया था। उसने इसे जाहिर नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि यह अभी अनावश्यक है। शिवांश सूर्यवंशी मुस्कुराया, ये छोटी शैतान सच में बहुत चतुर है। वास्तव में युवराज जय का समर्थन करना मूल रूप से उसकी योजना का ही हिस्सा था। अग्नि साम्राज्य में वह जिस मिशन पर आया था उसका युवराज जय और महारानी साहिबा के गुट से गहरा संबंध था। रात की खामोशी और एक खतरनाक इरादा। दीदी, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे इसका एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा है। शराब का जग पकड़े हुए समर ने चेरी वाइन का ज्यादातर हिस्सा गटक लिया था। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसकी आवाज़ भारी हो गई। नीलामी खत्म हो गई है। हम घर कब जा रहे हैं? अवनी चौहान ने हाथ बढ़ाकर समर का सिर थपथपाया और कहा, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। तुम पहले कुंवर सूर्यवंशी के साथ घर क्यों नहीं चले जाते? ठीक है। हम समर ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। वह हमेशा अपनी बड़ी बहन की बात सबसे ज्यादा मानता था। शिवांश सूर्यवंशी नाखुश था। उसकी तीखी आंखों में एक खतरनाक चमक कौंधी। प्यारी अवनी, तुम क्या करना चाहती हो? अवनी चौहान मुस्कुराई और बोली, मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। उसकी नज़र खिड़की के पार उत्तर की ओर गई, काला पत्थर मार्ग, स्वर्ण भंजिक हवेली की दिशा में। शिवांश सूर्यवंशी का सुंदर चेहरा कठोर हो गया। वह जानता था कि वह नहीं चाहती कि वह उसके पीछे आए। वह नहीं चाहती कि वह जीवन और मृत्यु में उसका साथी बने। ठीक है, मैं समर को वापस ले जाऊंगा। हाँ, क्या?
आप दोनों के बीच क्या रहस्य है? समर एक जिज्ञासु बच्चा था जिसने अपना छोटा सा सिर उठाया और अपनी बहन और होने वाले जीजा को संदेह भरी आंखों से देखा। जब बड़े बात कर रहे हों तो बच्चों को इतने सवाल नहीं पूछने चाहिए। शिवांश सूर्यवंशी ने हाथ बढ़ाया और समर के माथे पर हल्की सी चपत लगाई जिससे छोटे लड़के की भौं लाल हो गई। समर दुखी लग रहा था जब शिवांश ने उसे कॉलर से पकड़ा और दरवाजे से बाहर खींच ले गया। नीलामी का हिसाब और एक चौंकाने वाला सच। अवनी चौहान वहां नहीं रुकी, वह बाकी का हिसाब चुकाने के लिए प्रबंधक जी बाई के पास गई। उन्नति औषधियों की 5 बोतलें, कुल मिलाकर 95,000 चांदी के सिक्कों की नीलामी हुई। अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार ने अपना हिस्सा काटकर 85,500 चांदी के सिक्के आपके लिए छोड़े हैं। प्रबंधक जी बाई हिसाब किताब में माहिर थे। अवनी जी, मुझे अपना ब्लैक कार्ड दीजिए, मैं आपके लिए पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। अवनी चौहान ने ब्लैक कार्ड सौंप दिया और कहा, इस खाते में 65,500 चांदी के सिक्के ट्रांसफ़र कर दें। मैं बचे हुए 20,000 चांदी के सिक्के नकद निकालना चाहती हूँ। कोई बात नहीं। जी बाई ने एक जेड का उपकरण लिया जिसके किनारे पर रहस्यमयी दिव्य मंत्र बने थे, उस पर ब्लैक कार्ड स्वाइप किया और ट्रांसफ़र पूरा हो गया। उसी समय उन्होंने 20 सोने के सिक्के निकाले और अवनी चौहान को सौंपते हुए कहा, 20,000 चांदी के सिक्के ले जाना असुविधाजनक है, इसलिए उन्हें 20 सोने के सिक्कों में बदलना बिल्कुल सही है। एक सोने का सिक्का इक्वल्स 1,000 चांदी के सिक्के। धन्यवाद प्रबंधक जी, यह मेरा काम है। जी बाई का रवैया बहुत सम्मानजनक था, उनके होठों पर हमेशा एक कोमल और सुसंस्कृत मुस्कान थी। ये कितनी बर्बादी है कि प्रबंधक जी बाई जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति हर दिन शिवांश सूर्यवंशी की गुलामी करता है, अवनी चौहान ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जी बाई घबरा गए और उनकी हमेशा रहने वाली सुसंस्कृत मुस्कान वहीं जम गई। क्या उनका धोखा पकड़ा गया है? वे निश्चित रूप से बेनकाब हो गए हैं। ओह नहीं, युवा मालिक की प्रेमिका कुछ ज्यादा ही समझदार है। क्या आप जानना चाहेंगे कि अवनी चौहान अपनी नई स्नाइपर राइफल ऑरोरा को लेकर रात के अंधेरे में स्वर्ण भंजक हवेली पर कैसे कहर बरपाने वाली है? अध्याय 140, काला पत्थर मार्ग की सराय और एक खौफनाक सबक। एक तरफ प्रबंधक जी बाई घबराए हुए थे और यह सोचने की कोशिश कर रहे थे कि अपने युवा मालिक कुंवर सूर्यवंशी का बचाव कैसे करें। दूसरी तरफ अवनी चौहान पहले ही पैसे और ब्लैक कार्ड लेकर वहां से तेजी से निकल चुकी थी। प्रबंधक जी बाई लंबे समय तक दंग रहे। उफ, उन्होंने राहत की एक लंबी सांस ली। भगवान का शुक्र है अवनी चौहान ने इस मामले की आगे जांच नहीं की, वरना युवा मालिक ने मुझे निश्चित रूप से सजा दी होती। अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार से निकलने के बाद अवनी चौहान सीधे काला पत्थर मार्ग की ओर चल पड़ी। सराय का वहशीपन और अवनी का खौफनाक प्रहार। शाम का समय था और सूरज ढल रहा था। गहरे लाल रंग के सूर्यास्त ने काले पत्थर की जमीन को खून से सने लाल रंग में रंग दिया था। एक धुंधली रोशनी वाली सराय में भाड़े का एक सैनिक सस्ती शराब गटक रहा था और कम कपड़े पहनी तवायफों के नर्म शरीर को बेशर्मी से टटोल रहा था। उसकी अश्लील और बेकाबू हंसी सड़क तक गूंज रही थी। तभी अवनी चौहान ने सराय में कदम रखा। उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता और सुंदर काया ने तुरंत सराय के अधिकांश पुरुषों का ध्यान आकर्षित कर लिया। हे छोटी लड़की, तुम सच में बहुत सुंदर हो। तांबे के छल्ले वाले चमड़े के कवच को पहने काले और चमकदार रंग का एक लंबा गठीला सैनिक अश्लील मुस्कान के साथ पास आया और उसने अवनी चौहान के चेहरे को छूने की कोशिश की। अवनी चौहान के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने अपनी कलाई घुमाई और उसकी 13 प्रेत सुइयों की तकनीक बिजली की तरह निकली। सुइयों ने सीधे उस आदमी के गुप्त अंग पर सटीक वार किया। वह सैनिक अपने गुप्तांग को पकड़कर पागलों की तरह कराहने लगा और दर्द से जमीन पर तड़पने लगा। जल्द ही उसके हल्के भूरे रंग के पतलून पर खून के धब्बे फैल गए। वहां मौजूद हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया। वे साफ देख सकते थे, वंश आगे बढ़ाने की चाह रखने वाला वह सैनिक अब पूरी तरह से बेकार हो चुका था। मिस शब्द का गुस्सा और 5वीं मंजिल की अटारी। ये देखकर सराय का मालिक समझ गया कि उसने किसी बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक व्यक्ति को नाराज कर दिया है। ये खूबसूरत युवती तवायफों से बिल्कुल अलग थी, उसकी आभा असाधारण और परिष्कृत थी। यह मिस, तुम किसे मिस कह रहे हो? अवनी चौहान गुस्से से भड़क उठी। तुम होगे मिस, तुम्हारा पूरा परिवार मिस तवायफ है। इस दुनिया में देहांतरण के बाद उसे सबसे ज्यादा नफरत इसी बात से थी कि हर कोई उसे देखकर मिस कहता था। भाड़ में जाए मिस। हाँ, महान मालकिन, मेरी मालकिन। सराय का मालिक ठंडे पसीने से तरबतर होकर सिर झुकाए बार बार माफी मांगने लगा। जिस आदमी का निचला शरीर अभी अभी बर्बाद हुआ था, वह धधकती ज्वाला भाड़े के सैनिक समूह का द्वितीय श्रेणी का सैनिक था। वह 7वें स्तर के शिखर की फ्रेंजी क्यूई वाला एक खूंखार योद्धा था जिसे इस लड़की ने पल भर में ढेर कर दिया था। क्या महान मालकिन भोजन और शराब चाहेंगी या आप सराय में रुकना चाहेंगी? मैं सराय में रुकूंगी। अवनी चौहान ने 5 चांदी के सिक्के निकाले और मेज पर पटक दिए।
मालिक की आंखें चमक उठीं और उसने झट से सिक्के अपनी आस्तीन में रख लिए। हमारे पास दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर शानदार कमरे हैं। मुझे 5वीं मंजिल की अटारी वाला कमरा चाहिए, अवनी चौहान ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? मालिक ने अपना कान खुजलाया, उसे लगा कि उसने गलत सुना है। 5वीं मंजिल की अटारी सबसे खराब कमरा है। सर्दियां आ रही हैं, वहां बहुत ठंड होगी। कोई सौदा नहीं। अवनी चौहान अधीर हो रही थी। तुम यह व्यापार करोगे या नहीं? करूंगा, करूंगा, मालिक ने गहरी सांस ली और मन मारकर 4 सिक्के वापस लौटाते हुए कहा। 5वीं मंजिल की अटारी के लिए एक चांदी का सिक्का काफी है, और इसके साथ शराब और मांस का रात का भोजन मुफ्त है। क्या आप जानना चाहेंगे कि अवनी चौहान ने सराय का सबसे खराब और ठंडा कमरा ही क्यों चुना और उसकी अगली योजना क्या है? अवनी चौहान ने उन 4 चांदी के सिक्कों को वापस धकेला और गंभीर आवाज में कहा, मैंने 5वीं मंजिल की अटारी के सभी कमरे बुक कर लिए हैं। सराय का मालिक खुशी से झूम उठा। चिंता मत कीजिए, 5वीं मंजिल की अटारी को 4 कमरों में बांटा गया है, जो साल भर खाली रहते हैं। एकदम शांत, वहां कोई आपको परेशान नहीं करेगा। अवनी चौहान ने अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए सिर हिलाया। मालिक उसे 5वीं मंजिल पर ले गया, उसके लिए राई की शराब का एक बर्तन, मूंगफली, मांस और कुछ स्नैक्स की एक प्लेट छोड़ी और चला गया। राई की शराब। अवनी चौहान ने शराब का बर्तन उठाया, उसे सूंघा और तुरंत त्योरियां चढ़ा लीं। ये बहुत ही घटिया दर्जे की है। शिवांश सूर्यवंशी की बेहतरीन फलों की शराब की आदी होने के कारण उसका स्वाद काफी परिष्कृत हो गया था, और स्वाभाविक रूप से वह इन साधारण तरीके से बनी शराबों को नीची नज़र से देखती थी। दुश्मन का खून इससे कहीं ज्यादा संतुष्टिदायक है। अवनी चौहान के होठों पर किसी शैतान जैसी क्रूर मुस्कान आ गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अटारी के कमरों के बीच की जीर्ण शीर्ण लकड़ी की खिड़की को धक्का देकर खोला, और उसका नज़ारा अचानक स्पष्ट हो गया। अरोरा की तैनाती और सटीक दूरी। ये सराय 5 मंजिला थी और काला पत्थर मार्ग के पूर्वी हिस्से में स्थित थी। दूसरी ओर स्वर्ण भंजक हवेली 4 मंजिला थी और मार्ग के पश्चिमी हिस्से में स्थित थी। दोनों स्थानों के बीच की दूरी लगभग 800-900 मीटर थी, जो ठीक अरोरा स्नाइपर राइफल की अचूक मारक क्षमता के भीतर थी। 5वीं मंजिल से शानदार नज़ारा दिख रहा था, जहां से पूरा काला पत्थर मार्ग दिखाई दे रहा था। अवनी चौहान ने राइफल के 101 हिस्से निकाले और उन्हें तेजी से जोड़ना शुरू कर दिया। पेंचों से लेकर स्कोप अटैचमेंट तक उसने महज 2 मिनट में सब कुछ अपनी जगह पर लगा दिया। आधे मीटर से अधिक लंबी वह काली स्नाइपर राइफल टूटी हुई खिड़की पर तैनात हो चुकी थी। क्लिक क्लिक क्लिक। अवनी चौहान ने राइफल के चैम्बर में 10 जादुई गोलियां लोड कीं। हे, हमें किससे शुरू करना चाहिए? लड़की की आवाज़ किसी मीठे चुंबन की तरह कोमल थी। स्कोप के माध्यम से उसने स्वर्ण भंजक हवेली के 4 मंडपों के अंदर का नज़ारा देखा। ऐसा लगता है कि वे कोई बैठक कर रहे हैं। मुझे उन्हें गिनने दो। 9वें स्तर के 3 उस्ताद, 8वें स्तर के 6 उस्ताद और 7वें स्तर के 9 उस्ताद। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही हो। स्वर्ण भंजक हवेली का सरगना जिन लंबी मेज के सिरहाने बैठा था, जिसके दोनों ओर 2 रक्षक थे। उसके बाद सभी 6 हॉल मास्टर बैठे थे 8वें स्तर, और उनके बाद 9 मुख्य सदस्य 7वें स्तर। 2 मुख्य सदस्य और 1 रक्षक गायब हैं। वे जरूर कर्ज वसूलने गए होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, पहले चूहों के इस झुंड का सफाया करते हैं। खौफनाक प्रहार और हवेली में कोहराम। अवनी चौहान ने दाईं ओर बैठे 9वें स्तर के दाएं रक्षक पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। एक तेज सीटी की आवाज़ गूंजी। बंदूक की नली से निकली वह आग की गोली किसी उग्र ध्रुवीय ज्योति की लकीर में बदल गई, जिसने अंधेरी और शांत रात के आसमान को चीर दिया। वह गोली स्वर्ण भंजक हवेली के सम्मेलन कक्ष की खिड़की को भेदती हुई सीधे दाएं रक्षक की भौहों के बीच जा लगी। बूम! दायां रक्षक बिना किसी चेतावनी के इस जादुई गोली का शिकार हो गया। उसके सिर का आधा हिस्सा फट गया, जबकि बाकी आधा हिस्सा गोली के अंदर की भयंकर आग से जलकर काला पड़ गया। पूरे कमरे में भुने हुए मांस और दिमाग की बदबू फैल गई। दाएं रक्षक को चीखने तक का समय नहीं मिला और उसका शरीर मेज पर गिर पड़ा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जलकर काली पड़ चुकी एक आंख सरगना जिनकी मेज पर लुढ़कती हुई आ गई। दुश्मन का हमला! ये दुश्मन का हमला है। सरगना जिन इतना चौंक गया कि वह लगभग अपनी कुर्सी से गिर ही पड़ा था। उसके बड़े कांसे जैसे हाथों ने मेज के किनारे को कसकर पकड़ लिया। किस कमीने की स्वर्ण भंजक हवेली पर हाथ उठाने की हिम्मत हुई? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, हवा को चीरती हुई एक और खौफनाक आवाज आई। वह गोली बाएं रक्षक की छाती के बीचों बीच लगी, जिससे वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। गोली से निकलने वाली उग्र ऊर्जा घाव के साथ साथ उसके शरीर में फैल गई, जिसने बाएं रक्षक की छाती और अंगों को भेदते हुए उसकी नसों को काट दिया। कौन है? सामने आओ! सरगना जिन पागलों की तरह चिल्लाया। अपने 2 सबसे सक्षम रक्षकों को मौके पर ही दम तोड़ते देख सरगना जिन को लगा कि उसका दिमाग फटने वाला है। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था और वह पागलों की तरह दहाड़ते हुए चिल्लाया, बाहर आओ!
ऐसा कौन सा काय है जो अंधेरे में छिपकर वार कर रहा है? अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आकर आमने सामने लड़ो। 6 हॉल मास्टर और 9 मुख्य सदस्य भी डर से कांप रहे थे। दोनों रक्षक कैसे मर गए? मुझे नहीं पता, मैंने बस आग की 2 ध्रुवीय ज्योतियां देखीं जो एक तेज सीटी के साथ अंदर आईं। दुश्मन कहाँ है? जाकर उसे ढूंढो। आदेश पाते ही स्वर्णभंजक हवेली के 2 मुख्य सदस्य तुरंत उस खिड़की की ओर भागे जहां से वह आग की ऑरोरा आई थी। उन्होंने बस बाहर झांकने की कोशिश ही की थी कि लगातार 2 तेज खौफनाक आवाजें गूंज उठीं। धमाका, धमाका। 2 जादुई गोलियों ने लगभग एक ही समय में उन दोनों सदस्यों के शरीरों को चीर दिया। 3 फुट ऊंचा खून का फव्वारा फूटा, उनके शरीरों का आधा हिस्सा उड़ गया और उनके मांस के लोथड़े चारों ओर बिखर गए। यह महज एक हत्या नहीं थी, यह एक क्रूर नरसंहार था। भगदड़ और कायरता। 6 हॉल मास्टर और बचे हुए 7 मुख्य सदस्य अवाक रह गए। उनके चेहरों पर एक अभूतपूर्व दहशत साफ देखी जा सकती थी। 3 सेकंड के खौफनाक सन्नाटे के बाद स्वर्णभंजक हवेली के वे खून चूसने वाले गुंडे पागलों की तरह चीखते हुए सम्मेलन कक्ष से बाहर भागने के लिए एक दूसरे पर चढ़ने लगे। भागो मत, तुम निकम्मे कचरे के झुंड, वापस आओ और मेरी रक्षा करो। सर्गना, जिनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं, वह चाहता था कि अपनी जगह छोड़कर भागने वाले इन नमकहरामों के टुकड़े टुकड़े कर दे। मैं तुम्हें हर दिन अच्छा खाना और ऐशो आराम देता हूं और तुम्हारी भागने की हिम्मत कैसे हुई? किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। हर किसी को बस अपनी जान बचाने की पड़ी थी। यह कोई मजाक नहीं था। जब बाएं और दाएं रक्षक जैसे 9वें स्तर के उस्ताद उस आग की ऑरोरा से पल भर में मारे गए, तो 8वें या 7वें स्तर की फ्रेंजी क्यूई वाले लोग उस हत्यारे के हमले का सामना कैसे कर सकते थे? 1 किलोमीटर दूर बैठी मौत। 1 किलोमीटर दूर सराय की 5वीं मंजिल की अटारी में वह आत्माओं की स्नाइपर बैठी थी। उसके होठों पर किसी शैतान जैसी संतुष्ट मुस्कान खेल रही थी। भागो, जितनी तेजी से भाग सकते हो भागो। मुझे चलते हुए निशानों पर गोली चलाना बहुत पसंद है। अवनी चौहान ने फिर से ट्रिगर दबाया और उस हॉल मास्टर पर निशाना साधा जो सबसे आगे भाग रहा था और जिसका एक पैर सम्मेलन कक्ष के दरवाजे से बाहर निकल चुका था। आसमान को चीरती हुई एक और आग की ऑरोरा आई और सीधे उस निशाने के पैरों पर जा लगी। आह! वह हॉल मास्टर जमीन पर गिर पड़ा और एक बेहद दर्दनाक चीख निकल पड़ी। उसके पैर पूरी तरह से गायब हो चुके थे। उस गोली ने उसकी कमर के निचले हिस्से को इस तरह नष्ट कर दिया था मानो उसे बीच से काट दिया गया हो। जमीन खून से लथपथ हो गई। मेरा पैर, मेरा पैर, मुझे मेरा पैर वापस दो। वह हॉल मास्टर किसी प्रेतबाधित इंसान की तरह जमीन पर अपने दोनों हाथों के बल रेंग रहा था और अपने पैरों को, जो अब केवल जले हुए अवशेष रह गए थे, पकड़कर ऐसे रो रहा था जैसे उसने अपने माता पिता को खो दिया हो। तभी आग की एक और चमक आए और पीछे से भागने की कोशिश कर रहे दूसरे उच्चस्तरीय हॉल मास्टर के सिर को उड़ा ले गई। वह बिना सिर की लाश बनकर जमीन पर गिर पड़ा। भागना बेकार है। 2 हॉल मास्टरों की इस दर्दनाक मौत के बाद किसी की भी सम्मेलन कक्ष के दरवाजे के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। वे जानते थे कि अगर वे भागे तो उनका भी वही हश्र होगा। भागना बेकार है। अटारी के अंदर अवनी चौहान की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आवाज़ किसी शैतान की फुसफुसाहट जैसी थी। जाहिर है, भले ही तुम न भागो फिर भी तुम मरोगे ही। एक के बाद एक चीखें गूंजती रहीं। एक के बाद एक आग की लहरें आती रहीं। अंधेरी रात का आसमान रोशनी से जगमगा उठा और स्वर्णभंजक हवेली का सम्मेलन कक्ष असुरों के किसी बूचड़खाने में बदल गया। हर तरफ कटे फटे शव बिखरे थे और खून की नदियां बह रही थीं। सर्गना, जिन केवल बेबसी से अपने गुर्गों और भाइयों को एक के बाद एक गिरते हुए देख सकता था, उसे लग रहा था मानो वह जिंदा ही नरक में पहुंच गया हो। नहीं, सर्गना, जिनने जोर से अपना सिर हिलाया जिससे उसकी चमकदार तेल लगी चोटी में गुथे सुनहरे छल्ले जोर से खनक उठे। 2 रक्षक, 6 हॉल मास्टर और 9 मुख्य सदस्य एक एक करके वे सभी उसकी आंखों के सामने मारे गए। उसने मौत की सांसों को महसूस किया और हताशा ने उसके दिमाग को जकड़ लिया। वह भागना भी भूल गया, बस खून से सने उस सम्मेलन कक्ष में सुन्न होकर बैठा रहा। अटारी से छलांग और हवेली का दरवाज़ा। सराय की 5वीं मंजिल पर अवनी चौहान ने ऑरोरा स्नाइपर राइफल को अपनी पीठ पर बांधा, एक बेहद तेज खंजर निकाला और फिर फुर्ती से पलटकर जीर्ण शीर्ण लकड़ी की खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। यह एक 5 मंजिला इमारत थी जो कम से कम 10 मीटर ऊंची थी। जाहिर है, वह सीधे नीचे नहीं कूदी। इसके बजाय उसने खिड़की पर फंसाने के लिए घर पर बने एक ग्रैपलिंग हुक का इस्तेमाल किया और हुक के सहारे फिसलकर जमीन पर आ गई। 3 मिनट बाद अवनी चौहान स्वर्णभंजक हवेली के मुख्य द्वार पर खड़ी थी। स्वर्णभंजक हवेली के लाल रंग से रंगे दरवाजे पर बर्बर कबीले के कांसे जैसी त्वचा वाले 2 रक्षक खड़े थे। वे शरीर से बेहद गठीले थे और दोनों के पास 6ठे स्तर की फ्रेंजी की हुई थी। अवनी चौहान बिजली की एक कौंध में बदल गई और पलक झपकते ही उनके पास से गुजर गई।
खंजरों से ठंडी रोशनी की दो चमक उठी, और जब तक वे दोनों रक्षक होश में आते, उनके गले कट चुके थे और घावों से खून का फव्वारा फूट पड़ा था। उन्होंने ये भी नहीं देखा था कि उन पर किसने हमला किया, उन्हें बस इतना एहसास हुआ कि वह शायद कोई महिला थी। हवेली के अंदर का दृश्य और मसालों की बदबू। अवनी चौहान ने भावहीन चेहरे के साथ स्वर्णभंजक हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखा। मसालों की एक तेज महक ने उससे टकराकर उसे अनैच्छिक रूप से त्योरियां चढ़ाने पर मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि बर्बर कबीले के लोग अगरबत्ती और मसाले जलाना पसंद करते हैं क्योंकि उनके शरीर से अक्सर बदबू आती है। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि जब शरीर की बदबू मसालों की महक के साथ मिलती है, तो ये सूंघने की शक्ति के लिए किसी सच्ची यातना से कम नहीं होती। उस औरत ने झाउडा और लॉन्गेर को मार डाला। जल्दी उसे पकड़ो। मुख्य हॉल के अंदर स्वर्णभंजक हवेली के दर्जनों सदस्य थे, जो चौथे से छठे स्तर के बीच थे। जब उन्होंने देखा कि कर्ज वसूलने में मदद करने वाले उनके भाइयों को अवनी चौहान ने मार डाला है, तो वे सभी गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने अपने हथियार उठाए और उस पतली, खूबसूरत लेकिन खौफनाक युवती पर टूट पड़े। सैन्य युद्ध तकनीक और आमने सामने की लड़ाई। अवनी चौहान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसमें एक आकर्षक ठंडक थी। एक सामूहिक लड़ाई, बहुत बढ़िया, सबको एक साथ निपटा दिया जाएगा। उसे आमने सामने की लड़ाई, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, मुक्कों और शरीर की टक्कर से बहुत प्यार था। अवनी चौहान ने अपना हाथ उठाया और एक झटके में वार करते हुए बगल से आ रहे 5वें स्तर के गुंडे के दिल में खंजर घोंप दिया। फिर उसने अपनी कोहनी पीछे खींची और चौथे स्तर के गुंडे के पेट में जोरदार प्रहार किया। उसके सामने खड़े छठे स्तर के एक गुंडे ने एक विशाल हथौड़ा उठाया और उसे उसके सिर पर दे मारा। लेकिन अवनी चौहान ने अपनी बाईं आस्तीन घुमाई और 2 चांदी की सुइयां छठे स्तर के उस गुंडे की आंखों में घुस गईं। पलक झपकते ही ट्रिपल किल। 3 लाशें अवनी चौहान के चारों ओर ढह गईं। स्वर्णभंजक हवेली के बाकी गुर्गे अवाक रह गए और उनके चेहरों पर खौफ साफ दिखाई देने लगा। तुम लोग कायरों की तरह क्यों डर रहे हो? वह बिल्कुल अकेली है। 3 सेकंड के सन्नाटे के बाद आदमियों में से एक दहाड़ा, हम दर्जनों भाई हैं, क्या हम एक किशोरी छोकरी को नहीं मार सकते? स्वर्णभंजक हवेली के लोग एक बार फिर से उग्र हो गए। उसे मार डालो। फिर लगभग 10 और लोग पागलों की तरह उसकी ओर दौड़े। अवनी चौहान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और अपनी सबसे कुशल सैन्य युद्ध तकनीक का प्रदर्शन शुरू किया। वह कभी भी दिखावटी या फैंसी चालों का इस्तेमाल नहीं करती थी। उसका फेंका गया हर मुक्का सीधे महत्वपूर्ण अंगों पर लक्षित होता था, और उसका चलाया गया हर खंजर दुश्मन के शरीर के सबसे कमजोर हिस्सों पर वार करता था। अंधेरे से एक लात उसकी ओर आई, लेकिन अवनी चौहान पीछे नहीं हटी। वह जानती थी कि अगर वह पीछे हटी तो पीछे से 2 लोग उस पर हमला कर देंगे। उसने लात का सीधा सामना किया और अपना खंजर लात मारने वाले व्यक्ति की दाहिनी आंख में सीधे घोंप दिया। ब्लेड उसकी दाहिनी आंख से होता हुआ सीधे उसके दिमाग में जा घुसा। उसने मूठ को कसकर पकड़ा और उसे पूरी ताकत से घुमा दिया। सबसे कठोर आदमी भी इतने भयानक दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका और चीखते हुए तुरंत गिर पड़ा। पागल, ये औरत पागल है, यह अंधी होकर लड़ रही है। स्वर्णभंजक हवेली के जिन गुंडों ने ये नज़ारा देखा, वे सभी बुरी तरह खौफजदा हो गए। लियू, जो अभी अभी बड़ी भयानक मौत मारा गया था, उसने स्पष्ट रूप से इस पागल औरत को लात मारी थी। लियू के पास छठे स्तर की फ्रेंजी क्यूई थी और वह बेहद मजबूत था। उसकी एक जोरदार लात किसी भेड़िए की जान लेने के लिए काफ़ी थी। फिर भी इस पागल औरत ने बिना पलक झपकाए इसे सह लिया और चोट के बदले चोट देने के सबसे क्रूर तरीके से लियू को मार डाला। कहावत है, डरपोक लोग कठोर लोगों से डरते हैं, कठोर लोग क्रूर लोगों से डरते हैं, क्रूर लोग निडर लोगों से डरते हैं, और निडर लोग पागलों से डरते हैं। खून की प्यासी अवनी और मौत का साया। एक और चीख गूंज उठी। अवनी चौहान के एक जोरदार अपरकट से 7वें स्तर के एक उस्ताद का जबड़ा टूट गया और उसने खून से सने 2 दांत थूक दिए। इस 7वें स्तर के गुंडे के निचले हाथ में एक अर्धचंद्राकार ब्लेड था, जो अवनी चौहान के पेट से आधा इंच से भी कम दूरी पर था। दूसरे शब्दों में, अगर अवनी का मुक्का 0.01 मिलीसेकंड भी धीमा होता, तो वह ब्लेड उसका पेट चीरकर उसकी आंतें बाहर निकाल देता। ये किसी पागल से भी बदतर है। ये स्पष्ट रूप से मानसिक रूप से बीमार है। स्वर्णभंजक हवेली के बचे हुए गुंडे सच में खौफजदा थे। उनकी आंखें डर के मारे फटी जा रही थीं, और वे अपनी आत्मा की गहराई से उठने वाली उस कपकपी को नहीं रोक पा रहे थे। वे लगातार पीछे हट रहे थे अब और हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ओह, ये सुनकर अवनी चौहान मुस्कुराए। उसकी सुनहरी आंखें ठंडे कुंडों की तरह थीं, जो एक बर्फीली नज़र के साथ अपने दुश्मनों को घूर रही थीं। उसकी आवाज़ बेहद कोमल थी। बिल्कुल सही, मैं एक पागल औरत हूँ जो शाही पागलखाना से भाग कर आई है। क्या तुम लोगों को एक पागल औरत को उकसाने का सम्मान प्राप्त करके अच्छा लग रहा है? वहाँ मौजूद हर कोई कांप उठा। लड़ने की इच्छा धीरे धीरे टूट गई और मौत का साया उनके सिर पर मंडराने लगा। एक तरफा नरसंहार और वीरान हॉल, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा।
अवनी चौहान का जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था और उसके होठों की मुस्कान और गहरी हो गई, जिससे वह किसी शैतान जैसी लग रही थी। सूदखोरी, उसके भाई का अपहरण, यातना और कोड़े मारना। वह चाहती थी कि स्वर्ण भंजक हवेली का हर व्यक्ति अपने पापों की भयानक कीमत चुकाए। अवनी चौहान बिजली की एक कौंध में बदल गई और दुश्मन की कतारों में घुसकर उसने एक उन्मादी नरसंहार शुरू कर दिया। दुश्मनों की चीखें उसके कानों में एक सुरीली धुन की तरह गूंज रही थीं और हवा में उड़ता उनका खून एक आदर्श कलाकृति बना रहा था। रहम दिखाना, बिल्कुल अनावश्यक। इस स्वर्ण भंजक हवेली में मौजूद हर व्यक्ति ने अनगिनत कर्जदारों को बर्बादी और मौत के घाट उतारा था। अवनी चौहान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना खंजर चला दिया। चीखें और दया की भीख मांगने की आवाज़ें उठती और गिरती रहीं, लेकिन अवनी ने उन सभी को नज़रअंदाज कर दिया। 20 मिनट बाद स्वर्ण भंजक हवेली का मुख्य हॉल पूरी तरह वीरान हो गया, जहां केवल बिखरी हुई लाशें पड़ी थीं। सरगना जिन का खौफ और मौत की दस्तक। सम्मेलन कक्ष चौथी मंजिल पर था। सरगना जिन ने पहली मंजिल से आती हुई चीखें सुनी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके खून रहित होंठ बेकाबू होकर कांपने लगे। वह आ गई है, एक हत्यारिन, जिसने उसकी अपने हाथों से बनाई स्वर्ण भंजक हवेली का नरसंहार कर दिया। सूदखोरी के कारण सरगना जिन ने गिनती ही खो दी थी कि उसने कितने दुश्मनों को नाराज किया था। चूंकि उसके पीछे शक्तिशाली लोगों का हाथ था, इसलिए वह हमेशा बेखौफ रहता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन कोई सच में बदला लेने की हिम्मत करेगा। धम्म धम्म धम्म, उसने कदमों की आहट सुनी। वह बता सकता था कि हत्यारिन मोटे तलवे वाले चमड़े के जूते पहने हुए हैं, जिनकी एड़ियां काले पत्थर की सीढ़ियों पर लयबद्ध तरीके से बज रही थीं, मानो मौत की धुन बज रही हो। चर्र, सम्मेलन कक्ष का लकड़ी का दरवाज़ा खुल गया। कोट पहने हुए एक पतली, बेहद खूबसूरत लेकिन खौफनाक युवती के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अगर उसके दाहिने हाथ में पकड़े खंजर से अभी भी खून नहीं टपक रहा होता, तो सरगना जिनको लगता कि यह बेहद खूबसूरत युवती उसके साथ गपशप करने और चाय पीने आई है। मालिक, मैं यहाँ पैसे चुकाने आई हूँ। अवनी चौहान ने अफीम के फूल जैसी एक उज्ज्वल और निडर मुस्कान बिखेरी। वह बेहद खुशनुमा कदमों से आगे बढ़ी, जबकि उसके काले हिरन के चमड़े के जूते जमीन पर बिखरे मांस के लोथड़ों और खून से सनी लाशों को रौंद रहे थे। सरगना जिन सांस लेना भूल गया। उसकी नज़रें बेकाबू होकर अवनी चौहान के चमड़े के जूतों पर पड़ीं। उसने देखा कि उन जूतों की एड़ियां गहरे लाल रंग से सनी थीं। क्या ये खूंखार हत्यारा एक औरत थी? नहीं, इस लड़की में एक असाधारण आभा थी, जो शुद्ध और मासूम थी। उसके चेहरे पर दुनियादारी या क्रूरता का कोई नामो निशान नहीं था। वह अभी भी महज एक युवा लड़की लग रही थी। 20 सोने के सिक्के और एक लालची अंत। अवनी चौहान मेज के पास गई, उस रक्षक की आधी फटी हुई लाश को धक्का देकर जमीन पर गिराया और आत्मसंतुष्टि के साथ एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा, अपना सिर थोड़ा झुकाया और एक हल्की मुस्कान के साथ सरगना जिन को देखा। 3 दिन का समझौता पूरा हो गया है। 20,000 चांदी के सिक्के, एक भी सिक्का कम नहीं। उसी पल सरगना जिन के सामने 20 सोने के सिक्के प्रकट हुए। सरगना जिन की आंखों की गहराई में एक अजीब सी चमक कौंधी। उसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा पैसों से प्यार था, और भले ही इस वक्त उसकी जान पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था, फिर भी वह अपने दिल की गहराई में छिपे लालच पर काबू नहीं पा सका। उसने उन 20 सोने के सिक्कों को पकड़ने के लिए अवचेतन रूप से अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही सरगना जिन ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, अवनी चौहान की सुनहरी आंखों की गहराई में अचानक एक ठंडी चमक कौंधी। एक तेज झटके के साथ हवा को चीरता हुआ खंजर नीचे गिरा। खंजर ने सीधे सरगना जिन के दाहिने हाथ को कलाई की जड़ से काट दिया। सरगना जिन पैसों के लालच में अंधा हो गया था और उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अवनी चौहान इस पल हमला कर देगी। वह समय पर बच नहीं सका और उसका पूरा दाहिना हाथ कलाई से कटकर अलग हो गया। खून किसी फव्वारे की तरह फूट पड़ा और उसके पूरे सिर और चेहरे पर फैल गया। आयामी अंगूठी की वापसी। अवनी चौहान बहुत ही चतुर स्थिति में बैठी थी, इसलिए गंदे खून की एक बूंद भी उस पर नहीं पड़ी। उसने बेहद शांति से सरगना जिन का कटा हुआ हाथ उठाया और उसकी छोटी उंगली से नीले जैड की आयामी अंगूठी निकाल ली। तुम एक हटे कट्टे बड़े आदमी हो, फिर भी औरतों की चीजें पहनते हो, उसने व्यंग्य करते हुए कहा। तुम इसे अपनी बीच की उंगली में नहीं पहन सके, इसलिए तुमने इसे जबरदस्ती अपनी छोटी उंगली में फंसा लिया। तुम सच में एक विकृत इंसान हो। नीले जैड की अंगूठी खून से सनी हुई थी। अवनी चौहान ने एक रुमाल निकाला और उसे पूरे ध्यान से पोंछते हुए बोली, तुमने इसे इतना गंदा कर दिया है कि मैं इसे ठीक से साफ भी नहीं कर पा रही हूँ। वापस जाने के बाद मुझे इसे कीटाणुरहित करने के लिए शराब में डुबोना पड़ेगा। हवेली का असली समर्थक और जवाबी हमला। सरगना जिन को इतना भयानक दर्द हो रहा था कि उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। उसने अपनी कटी हुई कलाई को पकड़ा, कांपते हुए एक गेंद की तरह सिकुड़ गया और दर्द से उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया। उसने अपना सिर उठाया और अवनी चौहान पर गुस्से से दहाड़ा, तुम छोकरी, अगर तुमने आज मेरा एक हाथ काटने की हिम्मत की है
तो मैं भविष्य में तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के हाथ काट दूंगा। स्वर्ण भंजक हवेली कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम पंगा ले सको, और कुलपति जियांग तुम जैसे चौहान कचरे को इस बात के लिए कभी नहीं छोड़ेंगे। ओह कुलपति जियांग। अवनी चौहान के होठों पर एक बेहद खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने सरगना जिन को गहरी नज़र से देखा और कहा, तो स्वर्ण भंजक हवेली का समर्थक कुलपति जियांग है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम कानून की धज्जियां उड़ाने और इंसान की जिंदगी को कीड़े मकोड़ों की तरह समझने की हिम्मत करते हो। जियांग परिवार दरबार में अपनी शक्ति के चरम पर है। सच में तुम्हारे पीछे एक बहुत शक्तिशाली संरक्षक का हाथ है। अच्छा है कि तुम्हें ये पता है। सरगना जिन को लगा कि उसकी धमकी काम कर गई है और वह तुरंत कठोर हो गया। उसने अपने बचे हुए बाएं हाथ से एक गहरे लाल रंग की दोधारी कुल्हाड़ी उठाई। वह कुल्हाड़ी अग्नि तत्व की ऊर्जा से कड़कड़ा रही थी। उसने जवाबी हमला करते हुए चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा छोकरी। वह वास्तव में 9वें स्तर का एक शीर्ष उस्ताद था जिसका एक पैर पहले ही संत स्तर में था। भले ही उसने लालच और गलती के कारण अपना दाहिना हाथ खो दिया था, लेकिन उसके पास अभी भी लड़ने की भयानक ताकत थी। अवनी चौहान ने लापरवाह होने की गलती नहीं की। उसने अपना खंजर उठाया और सरगना जिन की लाल कुल्हाड़ी से सीधे टकरा गई। धातुएं आपस में जोर से टकराईं, चिंगारियां उड़ी और कान फाड़ देने वाली झनकार से कान के पर्दे दर्द करने लगे। एक 9वें स्तर के शीर्ष उस्ताद की फ्रेंजी क्यूई किसी खतरनाक ज्वार की तरह उमड़ रही थी। अवनी चौहान स्तर में कमतर थी और ऊर्जा के मामले में थोड़ी पीछे रह गई थी, जिसके कारण उसे धक्के से 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। क्या महज एक 7वें स्तर की साधक? हम्फ। सरगना जिन ने क्रूरता से मजाक उड़ाया। एक ही प्रहार से उसकी ताकत का अंदाजा लगाने के बाद सरगना जिन बेहद खुश था और उसका आत्मविश्वास लौट आया था। उसे नहीं पता था कि केवल 7वें स्तर की फ्रेंजी क्यूई वाली इस छोकरी ने उसके सभी आदमियों को मारने के लिए किस तरह के जादू टोने का इस्तेमाल किया था, लेकिन सरगना जिन को पूरा यकीन था कि केवल अपने बाएं हाथ से भी वह उसे काटकर कीमा बना सकता है। धधकता सूर्य कुल्हाड़ी। सरगना जिन ने एक शीर्ष स्तरीय नश्वर श्रेणी का युद्ध कौशल दिखाया और अपनी गहरी लाल युद्ध कुल्हाड़ी को अभेद्य शक्ति के साथ घुमाया। कुल्हाड़ी की सतह पर अग्नि तत्व की ऊर्जा संघनित हो गई, जिससे एक भौतिक ज्वाला पैदा हुई जो जोरदार आग में बदल गई। इसने पल भर में सम्मेलन कक्ष का तापमान 10 डिग्री से अधिक बढ़ा दिया। अवनी चौहान ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। वह महसूस कर सकती थी कि उसके प्रतिद्वंद्वी की चालें बेहद खतरनाक थीं। जब उसने स्वर्ण भंजक हवेली के दर्जनों गुंडों को मारा था, तो उसने एक हताश और आत्मविनाशकारी लड़ाई शैली का इस्तेमाल किया था। इसके परिणामस्वरूप उसके शरीर पर कई छिपी हुई चोटें आई थीं और उसकी ऊर्जा बुरी तरह खत्म हो गई थी। अप्रत्याशित रक्षक और आग की हथेली। मर जा। एक भयंकर दहाड़ के साथ सरगना जिन अवनी चौहान पर वार करने ही वाला था। हालांकि अप्रत्याशित रूप से 2 मीटर लंबा आग के आकार का एक विशाल हाथ अचानक बाहर से सम्मेलन कक्ष की दीवार को चीरता हुआ अंदर आया और उसने सरगना जिन पर बगल से प्रहार किया। 19 मीटर लंबे सरगना जिन को उस आग के हाथ ने कसकर जकड़ लिया और निचोड़ दिया। शक्तिशाली आग ने उसके मांस को झुलसा दिया और देखते ही देखते वह जलकर एक काली, सूखी लाश में बदल गया। अवनी चौहान हैरान रह गई। इस आग की हथेली से जुड़ी अग्नि आभा सरगना जिन की धधकता सूर्य कुल्हाड़ी से 100 गुना से भी अधिक शक्तिशाली थी। सम्मेलन कक्ष का तापमान एक अवर्णनीय स्तर तक बढ़ गया था। हवा उबलते हुए मैग्मा की तरह लग रही थी और अवनी चौहान को ऐसा लगा मानो वह जिंदा भुनने वाली हो। ये खौफनाक रूप से शक्तिशाली उस्ताद कौन है? शिवांश का पर्दाफाश और एक खामोश निगरानी। अवनी चौहान ने अपना सिर घुमाया और एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा देखा। खाली हवा में चलते हुए, अपने पैरों से जमीन की दूरी को सिकुड़ते हुए वह धीरे धीरे टहलता हुआ आ रहा था। शिवांश सूर्यवंशी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, जिन पर गहरे लाल रंग के पैटर्न उकेरे गए थे जो नरक में खिलने वाले लाल कमल की तरह लग रहे थे। उसका एक हाथ अभी भी पंजे की स्थिति में था और उसकी हथेली में एक घनी, दम घोंटने वाली तीव्र अग्नि आभा उमड़ रही थी। मुझे अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि यह वही है। अवनी चौहान के होठों पर राहत भरी मुस्कान आ गई। तुम कब पहुंचे? शिवांश सूर्यवंशी ने अपने बाहरी अहंकार को दबाया और अवनी चौहान के सामने एक कदम की दूरी पर रुक गया। उसकी तीखी आंखें अत्यधिक लाड़ प्यार से भरी थीं और उसकी आवाज़ बेहतरीन शराब की तरह थी, बिल्कुल शुरुआत से। वह हमेशा से वहीं था। समर को जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित वापस भेजने के बाद शिवांश सूर्यवंशी ने निशान का पीछा किया था। उसने उसे हर तरह के लोगों से भरी सराय में प्रवेश करते और उस भाड़े के सैनिक को अपाहिज करते हुए देखा था। उसने उसे 5वीं मंजिल की अटारी से औरोरा का इस्तेमाल करके स्वर्ण भंजक हवेली के आला अधिकारियों का एक एक करके शिकार करते हुए देखा था। उसने देखा कि कैसे उसने खून और हिंसा का एक तूफान ला दिया और दुश्मन की मांद को शैतानों के बूचड़खाने में बदल दिया। उसने उसकी उज्ज्वल मुस्कान के पीछे छिपी गहरी नफरत और बदला लेने की धधकती हुई इच्छा को साफ साफ देखा था। साझेदारी की जिद। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अवनी चौहान थोड़ी हैरान थी। उसने कुछ हद तक नाखुश भाव से उसे देखा।
हालांकि मैं बहुत आभारी हूं कि तुमने नाजुक समय पर मुझे बचाया, लेकिन क्या हमारी यह सहमति नहीं हुई थी कि मैं यह मिशन अकेले ही पूरा करूंगी? शिवांश सूर्यवंशी ने अपना सिर हिलाया, उसके आदर्श होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। नहीं, तुम्हें एक साथी की जरूरत है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उसने जिद्दी होकर जवाब दिया। तुम्हें जरूरत है। उसका लहजा शांत था, उसकी तीखी आंखें साफ थीं और उनमें सब कुछ जानने वाली मुस्कान चमक रही थी। उस गहरी नज़र के नीचे अवनी चौहान असहज महसूस कर रही थी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। ठीक है, वह मानती है कि वह थोड़ी लापरवाह हो गई थी सर्वनाजिन के साथ अंतिम लड़ाई में। अगर अंधेरे से शिवांश सूर्यवंशी ने उसकी मदद नहीं की होती तो बहुत संभव था कि वह खुद ही जलकर राख हो जाती। प्यारी अवनी, तुम समझती हो, मेरे पास तुम्हारी रक्षा करने और साथ ही अपनी जान बचाने की पूर्ण क्षमता है। शिवांश सूर्यवंशी ने धैर्यपूर्वक उसे समझाया और अपना एक बड़ा, पतला और गोरा हाथ अवनी चौहान के दाहिने कंधे पर रखा, जहां चाकू का एक गहरा घाव था, और उसे धीरे से दबाया। घाव के दर्द के कारण उसके मुंह से एक हल्की सी कराह निकल गई। दर्द हो रहा है ना? शिवांश सूर्यवंशी की आवाज़ बहुत धीमी थी, किसी शैतान के प्रलोभन जैसी। वह एक कदम और करीब आया, उसका शरीर लगभग पूरी तरह से उसके शरीर से सट गया था। अगर मैं यहाँ होता तो तुम्हें इन चोटों को सहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और तुम फिर भी स्वर्ण भंजक हवेली के उन सभी जानवरों को मार सकती थी। इतनी करीब से अवनी चौहान स्पष्ट रूप से उस आदमी की गर्म सांसों को अपने कान और गर्दन पर महसूस कर सकती थी। यह एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रहा था। घाव में दर्द था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। जटिल भावनाएं आपस में उलझ गईं, जिससे एक खौफनाक लेकिन मीठी तड़प पैदा हुई। अनंत ब्रह्मांड प्रशिक्षण शिविर का रहस्य। मैं तुम्हारी क्षमताओं का बहुत सम्मान करता हूँ। शिवांश सूर्यवंशी ने एक हाथ से अवनी चौहान की गोरी और नुकीली ठुड्डी को उठाया और उसे एक ऐसी कोमल नज़र से घूरने लगा जिसमें कोई भी डूब सकता था। योजना बनाने से लेकर हत्या करने तक तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किए गए हत्यारों से भी अधिक उत्कृष्ट हो। अवनी चौहान की सुनहरी आंखों में आश्चर्य की एक झलक कौंधी। ये पहली बार था जब शिवांश सूर्यवंशी ने अपनी असली पहचान, शक्तियों और अपने गुप्त राज के बारे में खुद उससे बात करने की पहल की थी। तुम व्यक्तिगत रूप से हत्यारों को प्रशिक्षित करते हो। वह इतनी उत्सुक थी कि वह उस आदमी और अपने बीच की उस अवर्णनीय निकटता और छेड़खानी भरे माहौल को भी भूल गई। क्या तुमने अनंत ब्रह्मांड साम्राज्य के प्रशिक्षण शिविर के बारे में सुना है? शिवांश सूर्यवंशी ने धीरे से उसकी ठुड्डी सहलाई। वह चिकना और मुलायम स्पर्श ऐसा था कि वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। उसे ऐसा लगा मानो वह किसी जंगली बिल्ली की ठुड्डी सहला रहा हो, एक ऐसी बिल्ली जिसके पंजे बेहद नुकीले हैं। ठुड्डी से आ रही वह सिहरन भरी सनसनी अंततः कुछ ऐसी बन गई जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। अवनी चौहान ने उस आदमी के लालची पंजों को झटक दिया, उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। अनंत ब्रह्मांड प्रशिक्षण शिविर, पंचतत्व महाद्वीप का सबसे प्रसिद्ध और क्रूर प्रतिभा प्रशिक्षण शिविर, जहां से स्नातक करने वाली हर प्रतिभा साम्राज्य का सबसे खूंखार योद्धा और सबसे कुलीन हत्यारा बन जाती है। अगर तुम्हें दिलचस्पी है तो जब तुम भविष्य में अनंत ब्रह्मांड साम्राज्य का दौरा करोगी तो मैं तुम्हें वहां घुमाने ले चलूंगा। शिवांश सूर्यवंशी ने कुछ दवा निकाली और उसे अवनी चौहान के कंधे के घाव पर छिड़क दिया। फिर उसने खून रोकने वाली और दर्द निवारक गोलियां निकालीं और उन्हें उसके मुंह में डाल दिया। बहुत बढ़िया, अवनी चौहान ने गहरी दिलचस्पी के साथ कहा। मेरे दादाजी ने अनंत ब्रह्मांड प्रशिक्षण शिविर से ही स्नातक किया था। वह अग्नि साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सेनापति थे जो हर लड़ाई में अजेय थे। न केवल अग्नि साम्राज्य में बल्कि तुहान साम्राज्य, हरित वन साम्राज्य, जल नीलम साम्राज्य और वज्र साम्राज्य में भी कई ऐसी महान हस्तियां हैं जिन्होंने उस प्रसिद्ध शिविर से स्नातक किया है। शर्त और मंजूरी, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। उस चालाक लोमड़ी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। तुम मेरे साथी बनना चाहते हो, है ना? अवनी चौहान ने शिवांश सूर्यवंशी को एक ऐसी नज़र से देखा मानो कह रही हो, मैं सच में तुमसे प्रभावित हूँ। समझदार, वह आदमी धीरे से हंसा। मंजूर है? ओह हाँ। अवनी चौहान को अचानक कुछ याद आया। स्वर्ण भंजक हवेली का एक रक्षक और 2 मुख्य सदस्य अभी भी कर्ज वसूलने बाहर गए हैं और वापस नहीं आए हैं। अगर वे लौटकर कुलपति जियांग को इस बारे में बता देंगे तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। शिवांश सूर्यवंशी ने शांति से कहा, चिंता मत करो, वे अब कभी वापस नहीं आएंगे। अवनी चौहान हैरान और खुश थी। क्या तुमने उन सबको निपटा दिया? शिवांश सूर्यवंशी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, मानो आसमान के तारों की चमक उसकी गहरी आंखों में उतर आए हो। जीवन और मृत्यु में तुम्हारे साथी, तुम्हारे सबसे बड़े सहारे के रूप में मैं तुम्हारे लिए कोई चिंता कैसे छोड़ सकता हूँ? अवनी चौहान के दिल में भावनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा। तुम इतने सक्षम हो तो तुम्हें मेरे सहायक बनने की क्या ज़रूरत है? ऐसा लगता है कि इस आदमी ने गलत भूमिका चुन ली है। क्या यह अच्छा नहीं है?
शिवांश सूर्यवंशी की तीखी आंखें बेहद साफ थीं और उसके थोड़े ऊपर उठे हुए होठों पर एक अजीब सा आकर्षण था। अवनी चौहान अपने ही दिल की धड़कनें तेज होती हुई सुन सकती थी। अच्छा है, बिल्कुल, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। एक सच्चा रक्षक और मार्गदर्शक। तुम्हें अनुभव की ज़रूरत है, रोमांचक मिशन की ज़रूरत है और असली युद्ध प्रशिक्षण की ज़रूरत है। इसलिए तुम मुख्य शक्ति बनोगी। शिवांश सूर्यवंशी ने आदत के अनुसार अवनी चौहान का सिर थपथपाया और कहा, और मेरी भूमिका मिशन के खतरे को कम करना और तुम्हारी जान को हर हाल में सुरक्षित रखना है। वह किसी और चीज़ में दखल नहीं देता। अगर वह सच में अपनी ताकत का इस्तेमाल करे तो यह मामूली स्वर्ण भंजक हवेली उसके सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर अग्नि साम्राज्य के सबसे बड़े संप्रदाय, मेघ संप्रदाय के सभी उस्ताद अपनी पूरी ताकत के साथ आ जाएं, तब भी वे उसे रोक नहीं पाएंगे। शिवांश सूर्यवंशी की नज़र अवनी चौहान की हथेली पर पड़ी, जहां उसने नीले जैद की आयामी अंगूठी को कसकर पकड़ा हुआ था। जाने अनजाने में उसके इस हाव भाव ने निस्संदेह उसे खुश कर दिया था। तुम्हारी अंगूठी गंदी है, मुझे तुम्हें एक नई अंगूठी देने दो। कोई ज़रूरत नहीं, अवनी चौहान ने विरोध किया। उसका रवैया साफ इनकार करने वाला था। उसने नीले जैद की अंगूठी को कसकर पकड़ लिया। उसकी सुनहरी आंखों में एक तीखी चमक कौंध गई। मेरे लिए यह बिल्कुल ठीक है। रक्त जैद बनाम दुश्मन का खून। शिवांश सूर्यवंशी ने अपनी भौहें उचकाईं, एक चमकदार लाल, पारदर्शी रक्त जैद की आयामी अंगूठी निकाली और उसे सौंपते हुए कहा, रक्त जैद की आयामी शक्ति नीले जैद से अधिक मजबूत होती है और यह बिल्कुल नहीं है। अवनी चौहान स्वाभाविक रूप से रक्त जैद की कीमत जानती थी। जैद बाजार में रक्त जैद एक अत्यंत दुर्लभ किस्म है, जो लगभग काले जैद जितनी ही दुर्लभ है। अफसोस, हालांकि रक्त जैद के नाम में रक्त खून शब्द शामिल है, लेकिन यह वास्तव में ताज़े खून से सना नहीं है। उसने दृढ़ता से नीले जैद की अंगूठी को अपने दाहिने हाथ की बीच की उंगली में पहना और उसे शिवांश सूर्यवंशी की ओर हिलाया। भले ही यह नीले जैद की अंगूठी खून से सनी है, लेकिन यह एक दुश्मन का खून है। यह मेरे लिए सम्मान का प्रतीक है। शिवांश सूर्यवंशी ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने कोमलता से उसके बालों को छुआ। उसकी उंगलियां उसके कंधों पर बिखरे लंबे रेशमी बालों से धीरे धीरे गुजरने लगी, उन्हें प्यार से सुलझाते हुए। अवनी चौहान ने उसके चेहरे को निहारा। वह बहुत ध्यानमग्न था। उसने उसे बहुत ही सुखद और सुरक्षित एहसास कराया। अगले दिन राजधानी में दो बड़े धमाके। अगले दिन राजधानी में दो बड़ी घटनाएं हुईं, जिन्होंने हर तरफ सनसनी फैला दी। फैशन का नया चलन। अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार के कर्मचारियों द्वारा पहने गए नीलम के आभूषण वास्तव में युवराज की लियुक्सियन कार्यशाला से थे। जनता की खुशी। दुष्ट स्वर्ण भंजक हवेली को आखिरकार अपना सानी मिल गया और उसका पूरी तरह से नरसंहार कर दिया गया, जिसमें कोई भी जिंदा नहीं बचा। पहली घटना ने राजधानी में एक नया चलन शुरू कर दिया, जबकि दूसरी घटना ने आम जनता की खुशी और तालियां बटोरी। लियुक्सियन कार्यशाला मूल रूप से एक गुमनाम रत्नों की दुकान थी, जो मुख्य रूप से नीलम बेचती थी। जाहिर है, ये ज़्यादातर बड़े, बिना तराशे गए रत्न होते थे। लेकिन हाल ही में उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से गहने, पेंडेंट, कंगन और झुमके बेचना शुरू कर दिया था। कार्यशाला पहले भी इसी तरह के आभूषण बेचती थी, लेकिन तब उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता था और वे लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए थे। लेकिन उस रात की नीलामी के बाद अचानक ये कार्यशाला राजधानी में अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गई। महिलाओं से लेकर पुरुषों तक, वयस्कों से लेकर बच्चों तक, विद्वानों से लेकर योद्धाओं तक, अधिकारियों से लेकर आम लोगों तक, हर कोई इन उच्च गुणवत्ता वाले और सस्ते नीलम के आभूषणों को खरीदने के लिए पागलों की तरह टूट पड़ा। इतनी भारी बिक्री देखकर युवराज जय ने तुरंत नीलम की खदानों में खनन बढ़ाने का आदेश दिया। अन्य व्यापारी भी इसकी नकल करके नीलम के आभूषणों का व्यापार शुरू करना चाहते थे। हालांकि देश की लगभग 90% नीलम खदानों पर युवराज जय का कब्जा था, जिससे उन्होंने इस उद्योग पर एकाधिकार कर लिया और बाजार के एकमात्र प्रमुख खिलाड़ी बन गए। युवराज जय एक दयनीय और गरीब राजकुमार से देश के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए। जब शिवांश सूर्यवंशी ने इस खबर का जिक्र किया, तब अवनी चौहान मेपल लीफ पवेलियन के आंगन में फलों की शराब पीते हुए धूप सेंक रही थी। उस लड़के युवराज जय को तो बैठे बिठाए सब मिल गया। शराब डालते हुए शिवांश सूर्यवंशी ने शिकायत की, मुझे लगता है कि अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार के लोगों द्वारा उन नीलम के आभूषणों को पहनने के लिए जो विज्ञापन शुल्क लिया गया था, वह बहुत कम था। अगर अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार को लगता है कि कीमत बहुत कम है, तो मैं विज्ञापन शुल्क बढ़ा सकता हूँ। तभी ताज़ी बर्फ जैसी साफ आवाज़, जिसमें एक सुखद हंसी की झलक थी, मेपल लीफ पवेलियन के मुख्य द्वार से आई। अवनी चौहान थोड़ी हैरान रह गई। जैसे ही उसने ऊपर देखा, सामने युवराज जय खड़े थे, जो गर्व से मुस्कुरा रहे थे। कृपया मुझे क्षमा करें अवनी जी, मैं फिर से बिना बुलाए आ गया। शिवांश की जलन और युवराज की माफ़ी। युवराज जय को देखते ही शिवांश सूर्यवंशी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया।
उसकी तीखी आंखें दुश्मनी से भर गईं और उसने उन्हें घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, महामहिम, क्या आप कभी प्यारी अवनी की प्रतिष्ठा के बारे में नहीं सोचते? क्या आपने आने से पहले उसे सूचित करने की भी जहमत नहीं उठाई? इससे भी अधिक निराशाजनक बात यह थी कि शिवांश को नहीं पता था कि क्या युवराज जय ने उसकी अभी कही गई बातें सुन ली हैं और उसकी असली पहचान पर संदेह करना शुरू कर दिया है। मुझे बहुत खेद है। शिवांश सूर्यवंशी के आक्रामक लहजे का सामना करते हुए, युवराज जय की माफ़ी बहुत ईमानदार थी। मैंने चौहान परिवार को पहले ही सूचित कर दिया था, लेकिन उन्हें लगा कि मैं रक्षा मंत्री से मिलने आ रहा हूं, इसलिए उन्होंने मेपल लीफ पवेलियन को सूचित नहीं किया। मैं अपने अधीनस्थों को याद दिलाऊंगा कि अगली बार बात स्पष्ट रखें। चूंकि उन्होंने इस हद तक माफ़ी मांग ली थी और मुस्कुराते हुए चेहरे वाले इंसान पर हमला नहीं करना चाहिए, इसलिए शिवांश सूर्यवंशी आगे कुछ नहीं कह सका। डिज़ाइन का जादू और एक नया अनुबंध। अवनी जी, पिछली बार आपने मुझे जो डिज़ाइन के चित्र दिए थे, उन्होंने नीलम के पेंडेंट पर आश्चर्यजनक रूप से अच्छा काम किया है। युवराज जय बहुत उत्साहित थे, विशेष रूप से आपके डिज़ाइन जिनमें गाफील्ड, टैडी बियर, लेटी हुई सुअर, अनियन हेड, बिग बैड वुल्फ और किम जोंग उन बने थे। वे युवा महिलाओं और बच्चों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय हैं और उनकी बिक्री अन्य डिज़ाइनों से 10 गुना अधिक है। क्या ऐसा है? अवनी चौहान की आवाज़ धीमी थी, उसका चेहरा उदासी से भरा था और उसका दिमाग 21वीं सदी के जीवन की यादों में खो गया था। नीलम का व्यापार जो इतनी तेज़ी से फल फूल रहा है, ये सब आपकी मदद के कारण है। ये कहते हुए युवराज जय ने अपनी आस्तीन से एक अनुबंध निकाला और उसे सौंपते हुए कहा, अब से चाहे वह अग्नि चायगढ़ का मुनाफा हो या ल्यूक्सियन कार्यशाला का, ये सब आपके साथ 50% साझा किया जाएगा। आप एक महान योगदानकर्ता हैं और यह आपका हक है। धन्यवाद। अवनी चौहान ने इनकार नहीं किया, सीधे अनुबंध लिया, उस पर नज़र डाली और अपने हस्ताक्षर कर दिए। प्रशासन द्वारा दिए जा रहे धन को क्यों ठुकराया जाए? वैसे भी ये भारी मुनाफा उसी ने अकेले दम पर कमा कर दिया था। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद युवराज जय वहीं खड़े रहे और उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए पूछा, मुझे आश्चर्य है कि अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार के साथ आपका क्या रिश्ता है, अवनी जी? आप उन्हें मेरे नीलम के आभूषणों का प्रचार करने के लिए कैसे मना सकती हैं? मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अवनी चौहान ने तुरंत बात काटी। जाहिर है वह कभी यह राज नहीं खोलना चाहती थी कि जो उन्नति औषधियां अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार में धड़ल्ले से बिक रही थीं, वे खुद उसने ही बनाई थीं। लेकिन युवराज जय को स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं हुआ। वे आगे बढ़े, उनकी आंखें आसमान की तरह साफ थीं और उन्होंने जोर देते हुए पूछा, अगर कोई संबंध नहीं है तो अवनी जी ने अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार के प्रबंधक जी बाई को नीलामी में कर्मचारियों को नीलम के आभूषण पहनने के लिए कैसे मना लिया? अवनी चौहान भावहीन रही और उसने पहले से तैयार किए गए शब्द कह दिए, इस मामले को कुंवर सूर्यवंशी ने संभाला था। इन्होंने। युवराज जय ने अविश्वास से देखा और शिवांश सूर्यवंशी की ओर मुड़कर पूछा, आप प्रबंधक जी बाई को जानते हैं? हम। शिवांश सूर्यवंशी ने युवराज जय को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और उनकी ओर बिना कोई ध्यान दिए अवनी चौहान के लिए शराब डालने लगा। कड़ियों का जुड़ना और युवराज की कृतज्ञता। युवराज जय आश्चर्य से घूरते रहे, उनका मुंह खुला का खुला रह गया और वे काफ़ी देर तक अवाक रहे। उन्हें अचानक सब समझ में आ गया। ऐसा क्यों था कि जब मैं अनंत ब्रह्मांड औषधि भंडार की नीलामी की दूसरी मंजिल पर वीर प्रताप सिंह के साथ बहस कर रहा था और अवनी चौहान को अपने निजी कमरे में ले जाना चाहता था, तो शिवांश सूर्यवंशी अचानक कैसे आ गया और कहा कि 10वें निजी कमरे के मेहमान ने बुकिंग रद्द कर दी है और उसने इसे अवनी के लिए बुक कर लिया है। अगर शिवांश सूर्यवंशी का सच में प्रबंधक जी बाई के साथ कोई रिश्ता है तो सब कुछ समझ में आता है। मैं समझ गया। काफ़ी देर बाद युवराज जय को आखिरकार अपनी आवाज़ वापस मिली और शिवांश सूर्यवंशी की ओर उनकी नज़र अब बिल्कुल अलग थी। उनके शब्द कृतज्ञता से भरे थे जब उन्होंने कहा, ल्यूक्सियन कार्यशाला का फलता फूलता व्यापार और नीलम की बिक्री का यह नया दौर सब कुंवर सूर्यवंशी की मदद के कारण है। शिवांश सूर्यवंशी शुरू में युवराज जय के प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण था। हालांकि ये देखकर कि युवराज का रवैया काफ़ी अच्छा और बहुत विनम्र था, उसके प्रति शिवांश की दुश्मनी थोड़ी कम हो गई। शिष्टाचार। शिवांश सूर्यवंशी ने अपने होंठ से कुर्रे, एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और थोड़ा घमंडी दिखा। अगर महामहिम भविष्य में बिना बुलाए न आएं तो बेहतर होगा। कृपया हमें पहले सूचित करें ताकि हम तैयार रह सकें और अपने शिष्टाचार में लापरवाह होने से बच सकें। हालांकि उसने कई विनम्र शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसका लहजा बेहद कठोर था। युवराज जय बेवकूफ़ नहीं थे, तो वे कैसे नहीं समझते? वे शांति से मुस्कुराए और बोले, देर हो रही है, मेरी माँ को मुझसे कुछ चर्चा करनी है, विदा लेता हूँ। महल की साजिशें और एक मीठा झूठ। शिवांश सूर्यवंशी ने अतिथि को नहीं रोका और युवराज को जाते हुए देखा। अवनी चौहान ने फलों की शराब का एक घूंट लिया और विचारपूर्वक कहा, महारानी साहिबा शायद चिंतित हैं और युवराज की शक्ति को इस तरह बढ़ते हुए चुपचाप नहीं देख सकती। ये तो पक्का है। शिवांश सूर्यवंशी की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी।
महल में सत्ता का संघर्ष हमेशा से अविश्वसनीय रूप से गंदा रहा है। अवनी चौहान को कुछ महसूस हुआ और उसने पूछा, क्या तुम भी इससे गुजर चुके हो? ऐसा लगता है कि तुम महल के सत्ता संघर्षों के बहुत खिलाफ हो। मैं बिल्कुल नहीं, शिवांश सूर्यवंशी ने इससे इनकार किया। उसकी बेहद खूबसूरत आंखें अर्धचंद्र के आकार में मुड़ गईं जब वह खुशी से मुस्कुराया। अपनी तीखी आंखों में असली भावनाओं को छिपाते हुए वह बोला, मुझे बस अपनी आज़ादी पसंद है। अवनी चौहान को नहीं पता था कि यह सच है या नहीं। उसकी आंखें किसी सर्चलाइट की तरह उस पर टिकी थीं। वह एक अत्यधिक प्रशिक्षित मेजर जनरल थी, जिसके प्रशिक्षण में सूक्ष्म भावों को पहचानना शामिल था, और उसके सामने बैठा यह आदमी स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहा था। शिवांश का इज़हार-ए-इश्क, चूंकि तुम्हें आज़ादी पसंद है तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? उसने पूछा। शिवांश सूर्यवंशी ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी नज़र तारों जितनी चमकीली थी, जो एक बेहद कोमल चमक के साथ जगमगा रही थी। क्योंकि तुम ही मेरा घर हो। अवनी चौहान का चेहरा लाल हो गया। घर? वह जानती थी कि शिवांश सूर्यवंशी का असली घर अग्नि साम्राज्य नहीं था। उसके कहने का छिपा हुआ अर्थ ये था कि वह उसकी नियति थी और वह उसके सपनों में बसी थी। क्या इसे इज़हार-ए-इश्क माना जाएगा? अवनी चौहान के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह अब तक की सबसे दिल छू लेने वाली प्रेम की घोषणा थी जो उसने कभी सुनी थी। नीलामी का ये खेल और 30,000 सिक्कों की जीत तो बस एक छोटी सी झांकी थी। असली तबाही तो अब ब्लैकस्टोन स्ट्रीट की उस सर्द रात में होने वाली है, जहां अवनी चौहान अपनी नई स्नाइपर राइफल ऑरोरा के साथ 5वीं मंजिल पर इंतजार कर रही है। आखिर किसके खून से लाल होने वाला है वो काला पत्थर, और शिवांश के उस इज़हार-ए-इश्क का अंजाम क्या होगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।